नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें जीवन की सबसे बुनियादी कहानी पर ले जाते हैं, एक कोशिका की कहानी। ये सोचना ही कमाल है कि हम सब, हर जीव, अपनी शुरुआत एक अकेली कोशिका के तौर पर करते हैं। तो सवाल यह है कि वो एक कोशिका खरबों कोशिकाओं वाला एक पूरा शरीर कैसे बन जाती है। ये वाकई जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है और इस चमत्कार के पीछे कोई जादू नहीं बल्कि एक बेहद सटीक और मुनज़्ज़म प्रक्रिया है जिसे कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल? जी, हमारे स्रोत इसे जीवन की घड़ी कहते हैं, जो बिल्कुल सही है। ये एक ऐसी घड़ी है जो टिक टिक करके सिर्फ समय नहीं बताती बल्कि जीवन को ही बनाती है। तो आज का हमारा मिशन इसी घड़ी के पुर्जों को समझना है। हम देखेंगे कि ये कैसे चलती है, कैसे एक कोशिका से दो बनाती है और कैसे कभी-कभी ये नकल बनाने के बजाय कुछ बिल्कुल नया बना देती है। बिल्कुल। चलिए इस घड़ी की पहली टिक के साथ शुरू करते हैं। कोशिका चक्र आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये उन घटनाओं का एक सिलसिला है जिसमें एक कोशिका बढ़ती है, अपने अंदर के जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की एक कॉपी बनाती है और फिर बंटकर दो नई कोशिकाएं बना लेती है। ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड किया हुआ प्रोसेस है। स्रोत बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का लगभग 95% हिस्सा तो सिर्फ तैयारी में ही निकल जाता है। हाँ, अंतरावस्था या इंटरफेस कहते हैं उसे। और सिर्फ 5% समय में असल बंटवारा होता है। ये तैयारी इतनी लंबी क्यों है? ऐसा क्या खास होता है इसमें? क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ सब कुछ दांव पर लगा होता है। अगर तैयारी में जरा सी भी चूक हो गई तो बनने वाली नई कोशिकाओं में जेनेटिक जानकारी गलत चली जाएगी। ओहो। और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए कोशिका कोई जल्दबाजी नहीं करती। इस लंबी तैयारी के भी 3 हिस्से हैं, G1, S और G2। G1 से शुरू करते हैं। इसमें कोशिका अपना साइज बढ़ाती है और मतलब अपने रोजमर्रा के काम करती है। लेकिन फिर आता है S फेज यानी सिंथेसिस फेज। यहाँ कुछ बहुत जरूरी होता है ना? बिल्कुल, S फेज इस पूरी तैयारी का हीरो है। इसी दौरान कोशिका अपने पूरे डीएनए की नकल तैयार करती है, जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ पर एक बात है जो हमेशा मुझे कंफ्यूज करती थी। स्रोत कहते हैं कि S फेज के बाद डीएनए की मात्रा तो डबल हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है। ये कैसे हो सकता है? अगर मटेरियल डबल हो गया तो नंबर क्यों नहीं? ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है और इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए आपके पास एक किताब है। ये हुआ आपका एक क्रोमोसोम। ठीक है। एस फेज में आप इस किताब की एक जेरोक्स कॉपी बनाते हैं और दोनों को बीच से स्टेपल कर देते हैं कि किताब गिनेंगे। बस यही कोशिका में होता है। हर क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बनाता है और दोनों बहन क्रोमैटिड्स एक सेंट्रोमियर नाम के स्टेपलर से जुड़े रहते हैं। वाह, ये उदाहरण बहुत अच्छा है। तो उस स्टेपल की हुई किताब की तरह क्रोमोसोम एक ही है लेकिन उसमें पन्ने डबल हैं। तो G2 चरण में कोशिका क्या करती है? क्या वो इस किताब को बांटने के लिए बाकी तैयारी करती है? एकदम सही। G2 फेज में कोशिका एक आखिरी बार सब कुछ चेक करती है। वो विभाजन के लिए जरूरी प्रोटीन बनाती है और ये पक्का करती है कि अब वो एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन क्या हर कोशिका हमेशा इसी तरह तैयारी और बंटवारे के चक्कर में लगी रहती है? नहीं, और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ कोशिकाएं एक बार पूरी तरह बन जाने के बाद दोबारा विभाजित नहीं होती। अच्छा। जैसे जैसे हमारे दिमाग की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स या दिल की मांसपेशियां, ये जीवन स्टेज से निकलकर एक शांत अवस्था में चली जाती हैं, जिसे G0 फेज कहते हैं। तो क्या वे काम करना बंद कर देती हैं? एक तरह का रिटायरमेंट? आप इसे एक तरह का एक्टिव रिटायरमेंट कह सकते हैं। वे अपना काम पूरी तरह करती हैं, मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव रहती हैं, बस वे विभाजन के चक्र से बाहर हो जाती हैं। और यही वो वजह है कि कुछ चोटें जैसे रीढ़ की हड्डी में लगी चोट या दिल का दौरा इतनी गंभीर होती हैं क्योंकि तंत्रिका कोशिकाएं और हृदय की मांसपेशियां इस G0 रिटायरमेंट अवस्था में होती हैं। वे आसानी से विभाजित होकर खुद की मरम्मत नहीं कर पाती। सही बात है। ये शरीर का एक डिजाइन ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल, स्थिरता के बदले मरम्मत की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो 95% तैयारी हो चुकी है। कोशिका ने अपना डीएनए कॉपी कर लिया, ऊर्जा जमा कर ली, अब वो उस पल के लिए तैयार है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। M प्रावस्था। असल बंटवारा, जिसे M प्रावस्था या माइटोसिस कहते हैं। इसे समविभाजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक सटीक फोटोकॉपी प्रक्रिया है। इस विभाजन के अंत में जो दो नई कोशिकाएं बनती हैं,
उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक कोशिका के बिल्कुल बराबर होती है, एक ज्यादा न एक कम। सम यानी बराबर। हाँ, इसलिए सम विभाजन। तो अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज हमें क्या बदलती हुई दिखती? इस बंटवारे का पहला कदम क्या होता है? सबसे पहले पूर्वावस्था यानी प्रोफेज में कोशिका के अंदर बिखरा हुआ धागे जैसा जेनेटिक मटेरियल, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, वो कसकर मोटे और साफ दिखने वाले क्रोमोसोम में बदल जाता है। अच्छा, ये वही स्टेपल की हुई किताबें हैं। जी। साथ ही न्यूक्लियस के चारों ओर की झिल्ली गलने लगती है ताकि इन क्रोमोसोम को हिलने डुलने की जगह मिल सके। इसके बाद ये सारे क्रोमोसोम क्या करते हैं? इसके बाद आता है मध्यावस्था या मेटाफेज। इसमें सारे क्रोमोसोम बहुत ही अनुशासन से कोशिका के बिल्कुल बीच में एक लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं, जिसे मध्य रेखा कहते हैं। एक लाइन में? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये क्रोमोसोम की बनावट और संख्या को स्टडी करने के लिए सबसे अच्छी स्टेज है, क्योंकि इसी समय वे सबसे मोटे और साफ दिखाई देते हैं। लाइन में लगने के बाद? लाइन में लगने के बाद होता है असली बंटवारा, पश्चावस्था, एनाफेज में। हर क्रोमोसोम को बीच से जोड़ने वाला स्टेपलर यानी सेंट्रोमियर टूट जाता है और दोनों बहन क्रोमैटिड्स, जो अब अपने आप में पूरे क्रोमोसोम है, अलग होकर कोशिका के दो विपरीत सिरों की तरफ खिंचने लगते हैं। और जब वे अपने अपने कोने में पहुंच जाते हैं तब क्या होता है? तब आती है आखिरी स्टेज, अंत्यावस्था या टीलोफेज। ये काफी हद तक पहली स्टेज यानी पूर्वावस्था का उल्टा है। सिरों पर पहुंचे क्रोमोसोम फिर से खुलकर धागे जैसे क्रोमैटिन बन जाते हैं और उनके चारों तरफ एक नई न्यूक्लियर झिल्ली बन जाती है। इस तरह एक कोशिका के अंदर दो नए न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी तक तो सिर्फ न्यूक्लियस बनते हैं, पूरी कोशिका तो अभी भी एक ही है। उसका बंटवारा कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस कहते हैं और यहाँ जंतु और पादप कोशिकाओं में एक बड़ा दिलचस्प अंतर है। जंतु कोशिका में झिल्ली बाहर से अंदर की ओर पिचकना शुरू करती है, जैसे आप किसी गुब्बारे को बीच से दबा रहे हों। ये दरार गहरी होती जाती है और आखिर में कोशिका को दो में तोड़ देती है। लेकिन पौधों में तो एक सख्त कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है, वो तो ऐसे पिचक नहीं सकती। तो वे ये काम कैसे करते हैं? वो एक अलग तरीका अपनाते हैं। उनके अंदर कोशिका के बीच में एक दीवार बननी शुरू होती है, जिसे कोशिका पट्टिका या सेल प्लेट कहते हैं। ये दीवार बीच से शुरू होकर किनारों की तरफ बढ़ती है और जब ये बाहरी दीवारों से जुड़ जाती है तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस पूरी जटिल प्रक्रिया का, इस सटीक फोटोकॉपी का असल जिंदगी में क्या मतलब? इसका महत्व क्या है? इसका महत्व हर पल में है। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपके शरीर में खरबों नई कोशिकाएं इसी प्रक्रिया से बनती हैं। ये है वृद्धि। वृद्धि। जब आपको चोट लगती है और घाव भरता है तो पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं इसी प्रक्रिया से आती हैं। ये है मरम्मत। ये सुनिश्चित करता है कि आपके शरीर की हर कोशिका में एक जैसी जेनेटिक जानकारी हो। तो हमने कहानी का पहला हिस्सा देखा, कैसे शरीर खुद की कॉपी बनाकर बड़ा होता है और अपनी मरम्मत करता है। लेकिन कहानी का एक और शायद ज्यादा रोमांचक हिस्सा भी है। ये सिर्फ कॉपी बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि हर अगली पीढ़ी के लिए कहानी को थोड़ा बदलने, थोड़ा नया बनाने के बारे में है। हाँ, यहीं पर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस तस्वीर में आता है। बिल्कुल। माइटोसिस अगर कहानी की नकल है तो मियोसिस कहानी का रीमिक्स है। इसे न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंत में बनने वाली कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। आधी क्यों? इसका क्या फायदा है? इसका मकसद है लैंगिक जनन के लिए विशेष कोशिकाएं यानी युग्मक या गेमीट्स बनाना, जैसे शुक्राणु और अंडाणु। अच्छा। सोचिए, अगर माता और पिता दोनों की कोशिकाओं से पूरे क्रोमोसोम बच्चे में आ जाए तो हर पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या डबल होती जाएगी। ऐसा होने से रोकने के लिए प्रकृति ने ये तरीका निकाला जिसमें युग्मकों में क्रोमोसोम पहले ही आधे कर दिए जाते हैं, ताकि जब वे मिलें तो बच्चे में क्रोमोसोम की सही संख्या फिर से बन जाए। जी बिल्कुल। इसकी प्रक्रिया माइटोसिस से काफी ज्यादा जटिल लगती है, खासकर इसकी पहली स्टेज पूर्वावस्था आई। हाँ, पूर्वावस्था आई एक मल्टी स्टेप प्रक्रिया है, जैसे किसी जटिल डांस की तैयारी।
इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि मिलते जुलते क्रोमोसोम्स, एक जो माँ से मिला और एक जो पिता से मिला, एक दूसरे को ढूंढकर जोड़ी बनाते हैं। और फिर एक खास चरण में, जिसे पैकेटीन कहते हैं, वे सचमुच में एक दूसरे के हिस्सों की अदला बदली करते हैं। इसी अदला बदली को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यही है वो चीज जो इसे विविधता का इंजन बनाती है। बिल्कुल, यही वो पल है जब जेनेटिक मटेरियल का रीमिक्स तैयार होता है। इसी की वजह से एक ही माता पिता के बच्चे होते हुए भी भाई बहन एक दूसरे से अलग दिखते हैं। यह प्रकृति का तरीका है नए कॉम्बिनेशन बनाने का। मियोसिस में 2 बार विभाजन होता है, मियोसिस आई और मियोसिस 2। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? मियोसिस आई में क्रोमोसोम की जोड़ियां अलग होती हैं। वो स्टेपल की हुई किताबें अलग नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी किताबें विपरीत सिरों पर जाती हैं। अच्छा। इसी स्टेज के अंत में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अच्छा। जबकि मियोसिस 2 लगभग माइटोसिस जैसा है। इसमें उन स्टेपल की हुई किताबों का सेंट्रोमियर टूटता है और बहन क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। तो अंत में नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि एक कोशिका जिससे ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, उससे 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। अच्छा। और ये चारों न सिर्फ अपनी जनक कोशिका से अलग होती हैं, बल्कि आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से भी अलग होती हैं। हर एक अपने आप में यूनिक होती है। तो अगर हम मियोसिस के महत्व को संक्षेप में समझें, तो ये क्यों जरूरी है? इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, जैसा हमने बात की, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की संख्या को स्थिर रखता है। अच्छा। दूसरा, जीन विनिमय की वजह से ये आबादी में आनुवंशिक विविधता लाता है, जो किसी भी प्रजाति को बदलते माहौल में जिंदा रहने के लिए मजबूती देता है। और तीसरा, ये कच्चा माल है। प्रकृति इसी विविधता में से सबसे बेहतर को चुनती है। तो एक तरह से मियोसिस सिर्फ कोशिका विभाजन नहीं है, ये विकास की प्रक्रिया का इंजन है। चलिए इन दोनों विभाजनों की एक फटाफट तुलना करते हैं ताकि सारी बातें साफ हो जाएं। तो माइटोसिस हमारी शरीर की आम कोशिकाओं में होता है ना? हाँ, शरीर की लगभग सभी कायिक कोशिकाओं, सोमैटिक सेल्स में, जबकि मियोसिस सिर्फ जनन कोशिकाओं, जर्म सेल्स में होता है, जिनका काम युग्मक बनाना है। और माइटोसिस का नतीजा होता है 2 एक जैसी कोशिकाएं, जबकि मियोसिस का नतीजा है 4 अलग-अलग कोशिकाएं। सही। और सबसे बड़ा अंतर क्रोमोसोम संख्या का है। माइटोसिस में संख्या वही रहती है, 2n से 2n, जबकि मियोसिस में आधी हो जाती है, 2n से n। मतलब एक का काम है नकल बनाना और मरम्मत करना, और दूसरे का काम है अगली पीढ़ी के लिए विविधता के साथ नए विकल्प तैयार करना। तो आज हमने कोशिका के जीवन की कहानी को बहुत करीब से देखा। एक तरफ माइटोसिस है, जो शरीर की किताब के पन्नों की हूबहू नकल तैयार करता है ताकि कहानी चलती रहे। और दूसरी तरफ मियोसिस है, जो अगली पीढ़ी के लिए उसी कहानी में नए अध्याय और नए मोड़ जोड़ता है। ये वाकई जीवन की एक शानदार मशीनरी है। बिल्कुल। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये हैरान करने वाली बात है। आपके शरीर की हर कोशिका में एक ऐसी मशीनरी है जो अरबों साल के विकास का नतीजा है। स्रोत हमें ये तो खूबसूरती से बताते हैं कि ये सब कैसे होता है, लेकिन ये एक गहरा सवाल भी छोड़ जाते हैं जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। इन जटिल प्रक्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? इस जीवन की घड़ी के पीछे के स्विच क्या हैं? और तब क्या होता है जब ये कंट्रोल बिगड़ जाता है, जैसा कि कैंसर में होता है, जहां कोशिकाएं बिना रुके, बिना किसी नियंत्रण के विभाजित होती रहती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बायोलॉजी की अगली महान सीमाओं की ओर ले जाता है।